नमस्कार साथियों, मैं जयमालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए मैथ्स पेडागोजी का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं आपके टीटी एग्जाम और शिक्षक भर्ती से के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है। देखिए ये एक एक शब्द लिख के रख लीजिएगा। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, किन्होंने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इस तरह से है, रोजर बेकन ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने या फिर रसेल ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, रोजर बेकन ने कहा था। किन्होंने कहा था? ऑप्शन ए, रोजर बेकन ने कहा था। गणित सभी विषयों की द्वार या क्या है, कुंजी है कहा था। ये याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीवर्ड पकड़ना है। यहाँ पे क्या कहा था? द्वार या फिर कुंजी कहा था। किन्होंने कहा था? रोजर बेकन ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कहा है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। देखिए बोला है कि एक बच्चा जब गणित का अध्ययन करता है तो उसमें कौन से गुण का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यही बोल रहा है। आत्मविश्वास का, तार्किक सोच का, या फिर आप देख सकते हैं इधर विश्लेषण का, या फिर इसमें से सभी का, है ना। तो देखिए गणित पढ़ने के बाद बच्चे में आत्मविश्वास भी आती है। जब वो गणित सॉल्व करने लगता है तो उसमें आत्मविश्वास भी जागृत होता है। थोड़ा सा अपने आप को होशियार सोचने लगता है। तार्किक सोचने की क्षमता भी वृद्धि होती है और विश्लेषण सोच भी। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों के जो भी डाउट होंगे कमेंट करते चलिए, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आप लोग कमेंट का जवाब दिया जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से प्रयोग होता है। मैं कई बार बता चुका हूं, सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं करके। ठीक है, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या फिर विश्लेषण विधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है निगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट बोलेगा, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट बोलेगा तो आपका आगमन हो जाएगा, निगमन हो जाएगा। लेकिन विशिष्ट से सामान्य बोलेगा तो आगमन हो जाएगा। ठीक है, कठिन से सरल बोलेगा तो आपका निगमन हो जाएगा, है ना। अमूर्त से मूर्त बोलेगा तो निगमन हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा कर देंगे तो वो आगमन हो जाएगा। कई बार बता चुका हूं, फिर भी मैं रिवीजन करते चलता हूं ताकि आप लोगों को याद हो सके अच्छे से। आगे देखते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों का सहायता लेते हैं। देखिए ये भी करा चुका हूं। सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, है ना। सूत्र और नियम की सहायता किसमें लेते हैं? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, या फिर आपका आगमन विधि या फिर निगमन विधि। तो इसका जो सही आंसर है मैं बताया सूत्र और नियम, है ना। उदाहरण से या फिर उदाहरण से आपकी क्या कहना चाहिए, सूत्र या फिर नियम। ठीक है, सूत्र या फिर नियम। इसके बाद आप चलते हैं उदाहरण पे, तो ये हो जाएगा आपका निगमन विधि। ठीक है, तो सूत्र और नियम का उपयोग कहाँ होता है बोलेगा तो आपका निगमन विधि पे आ जाइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है। देखिए क्या बोला है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है ना। तो ब्रह्मांड शब्द आया है यहाँ पर, तो मैंने बताया था ये क्वेश्चन भी आई थिंक सॉल्व करा चुका है। ऑप्शन देखिए, गैलीलियो, रफेल, प्लेटो या फिर हैमिल्टन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो। ब्रह्मांड, गणित को ब्रह्मांड से रिलेटेड करेंगे तो कौन आ जाएंगे? गैलीलियो आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, याद रखने का तरीका भी वैसा ही होगा। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है। देखिए क्या कहा है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। किन्होंने कहा था? अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो या फिर हैमिल्टन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेटो ने कहा था कि जो बच्चे आपके गणित नहीं सीख सकते या फिर ज्यामिति नहीं सीख सकते वे
इस विद्यालय में नहीं आ सकते। किन्होंने कहा था? प्लेटो ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। खेल विधि के जन्मदाता है ना, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? इसी को किंडरगार्टन पद्धति भी कहा जाता है। खेल विधि को ही किंडरगार्टन पद्धति भी कहा जाता है। तो इसके जनक कौन है? तो खेल जब भी आए मैं बोला था आप लोगों को। चलिए लेकिन ऑप्शन एक बार देख लीजिए, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, डाल्टन या फिर आपका सिगमंड फ्रायड। तो खेल विधि जब भी आए तो आपको सीधा सीधा लगाना है ऑप्शन ए, फ्रॉबेल। ठीक है, क्या लगाना है? ऑप्शन ए नहीं लगाना है, फ्रॉबेल लगाना है। क्या लगाना है? फ्रॉबेल। खेल विधि के जन्मदाता, जब भी खेल से संबंधित कुछ भी पूछे खेल विधि से तो आपको फ्रॉबेल लगाना है। ठीक है, इन्होंने किंडरगार्टन, खेल को किंडरगार्टन पद्धति भी कहा जाता है। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत कब होती है? क्वेश्चन को समझिएगा। उपचारात्मक, उपचार की जरूरत कब होगी? मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, या फिर इसमें से सभी के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सभी बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। ठीक है, मंदबुद्धि को भी उपचारात्मक शिक्षा चाहिए, पिछड़े को भी और सामान्य बच्चों को भी उपचारात्मक शिक्षा से ही विकास संभव है। आगे देखिए, गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणित भाषा में किसका प्रयोग है ना, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, दोनों का किया जाता है, गणितीय संख्याओं का, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। मतलब इन सभी का उपयोग होता है गणित में। आप गणितीय सूत्र रहते ही हैं, संकेत रहते ही हैं। संकेत मतलब प्लस, माइनस, ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब क्या है? ये संकेत हैं। लेकिन गणितीय संख्याएं भी होते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से, है ना। और सूत्र भी होते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता है कि नहीं? ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है पूछा है, तो वहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक छात्र जो है गणित में गणना करने में गति कब प्राप्त करता है? चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, या फिर लिखित कार्य द्वारा, या फिर अभ्यास द्वारा। ठीक है, आपके ऑप्शन दो, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, या फिर अभ्यास द्वारा, या फिर चर्चा या वाद विवाद द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गणितीय गणना प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अभ्यास द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन, गति प्राप्त करते हैं गणित में कब? तो अभ्यास। जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे बच्चे, उन लोगों को उतनी ज्यादा गति प्राप्त होगी। गणित में अभ्यास बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, गणित का भौतिक संबंध कहलाता है ना, कहलाएगा। गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा, पारस्परिक कहलाएगा, या फिर ऐकिक कहलाएगा, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो कहलाएगा भौतिक संबंध। क्या कहलाता है? तो गुणांक कहलाता है, ऑप्शन ए। भौतिक संबंध क्या कहलाता है? देखिए, भौतिक का संबंध गुणांक से है। ठीक है, भौतिक संबंध क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये गुणांक कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? देखिए, उपचारात्मक शिक्षा जो है उसकी प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, जब तक छात्र रुचि ना ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, या फिर जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आ जाएं। देखिए, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक विद्यालय में अन्य छात्र न आ जाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए तब तक उपचारात्मक शिक्षा आप चलाओ। जब तक जो बच्चे हैं वे अपनी मूलतः स्थिति पे वास्तविक और मानसिक दोनों का बराबर न हो जाए स्थिति। ठीक है, आगे देखिए, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है। गणित की जो प्रारंभिक कार्य अवस्था है वो क्या है, कौन सी होती है? मानसिक कार्य, मौखिक कार्य, लिखित कार्य, या फिर आपके उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था बोला है। ठीक है, प्रारंभ में गणित में क्या किया जाता है? तो मौखिक गणित हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारंभ में आप प्राइमरी स्तर पे आप बच्चे को सीधा 1+2 नहीं सिखा सकते, उसको पहले मौखिक गणित सिखाना पड़ेगा। प्राइमरी स्तर पर भी सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, डी नहीं होगा, याद रखिएगा। सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है। देखिए, एक आप सरल ब्याज को सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं समझ सकते। ये जो है कौन सा संबंध को दर्शा रहा है? पारस्परिक, ऐकिक, या फिर आपके गुणांक, या फिर इसमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है आपका
पारस्परिक संबंध को दर्शा रहा है, परस्पर एक दूसरे से को रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर आप इसलिए पहले, दूसरे और तीसरे क्रमबद्ध पढ़ाते हैं क्योंकि ये सभी एक दूसरे से को रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। इसीलिए कोई चैप्टर को स्किप नहीं करना चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर ही पढ़ाते जाते हैं। तो ये पारस्परिक संबंध रहता है। ठीक है, आगे देखिए, सहायक सामग्री गणित सीखने नंबर 15 यहाँ पर सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। देखिए, सहायक सामग्री गणित सीखने में किस तरह से लाभ पहुंचाती है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाकर, या फिर उपरोक्त सभी ढंग से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ढंग से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सहायक सामग्री से विषय वस्तु रोचक बनता है और मनोरंजक भी बनता है और कक्षा में अनुशासन बने रहता है। इसलिए एक गणित शिक्षक को सहायक सामग्री रखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह है। देखिए, स्थायित्व कौन सी विधि में मिलता है गणित में, आगमन विधि, निगमन विधि, या फिर आपका विश्लेषण विधि, या फिर संश्लेषण विधि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्थायित्व किस में मिलता है, तो आगमन विधि में स्थायित्व मिलता है। आगमन विधि में क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि कोई बच्चा मूर्त चीजों को पहले सीखता है। मूर्त मतलब वो जानते रहता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये होता है। ठीक है, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, है ना। इस तरह से आपके स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा, है ना, और उदाहरण से नियम की ओर होगा, है। पहले उदाहरण दिया जाएगा फिर नियम दिया जाएगा। इसी तरह से बच्चे आपके विशिष्ट से सामान्य को, मतलब जिससे परिचित होगा उसको पहले बच्चे के दिमाग में डाला जाएगा तो वह स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये आगमन विधि इसलिए बहुत ही उपयोगी होता है। आगे देखिए, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहलाता है। देखिए, पूर्वदर्शित लक्ष्य, है ना, जिसके लिए क्रिया की जाती है क्या कहलाता है, विधि कहलाता है, युक्ति कहलाता है, या फिर आपकी प्रविधि कहलाता है, या फिर उद्देश्य कहलाता है। तो इसका जो पूर्व से लक्षित है ना, मतलब पहले से आप कोई लक्ष्य कर चुके हो या फिर पहले से कुछ किसी चीज को प्राप्त करने का एक लक्ष्य निर्धारित कर चुके हो तो वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। एक उद्देश्य निर्धारित कर चुके हो, उसको आपको प्राप्त करना ही है। आप लोगों का उद्देश्य है अभी सिर्फ और सिर्फ टेट क्लियर करना। टेट क्लियर जैसे ही हो जाएगा आप लोगों का उद्देश्य हो जाएगा जो अभी 12,000 शिक्षक भर्ती आई है उसको क्लियर करना, तो ये उद्देश्य हो जाएगा। आप लोग टेट करते रहिए, हम लोग इसके पश्चात शिक्षक भर्ती के लिए भी सब्जेक्ट वाइज, पूरे चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज एक एक का एमसीक्यूज और थ्योरी पार्ट दोनों लेकर आने वाले हैं। आगे देखिए, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें देखिए मौखिक गणित शिक्षण जो है लाभदायी होता है। क्यों, एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, या फिर स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, या फिर स्वच्छता व शुद्धता आती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है, एकाग्रता बढ़ती है। क्या होता है इसमें, एकाग्रता बनी रहती है, एकाग्रता बढ़ते जाती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, छोटे कक्षाओं में बोला है, छोटे कक्षाओं में आप रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, मनोरंजन एवं खेल संबंधी रटने का, या फिर आपके आगमन का, या फिर निगमन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोरंजन और खेल पद्धति से छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये भारी इंटरेस्टिंग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझते हैं। आप जैसे कि आप किसी बच्चे को सम विषम समझ में नहीं आ रहा है तो सम विषम से संबंधित बहुत सारे खेल खिला सकते हैं। ठीक है, अंदर विषम लिख दीजिए, बाहर सम लिख दीजिए, बच्चे को संख्या बोलते जाइए। कोई सम संख्या होगा तो बाहर जंप करना है, विषम संख्या होगा तो अंदर जंप करना है। तो उन लोगों को ये खेल है लगता है। ठीक है, इसी से बच्चे बहुत आसानी से सम विषम को सीख लेता है, उसको रटने की जरूरत नहीं होती है, खेल खेल में ही सीख लेते हैं। आगे देखिए, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। देखिए, अबेकस सुने होंगे, अबेकस नहीं सुने होंगे। एक ऐसी जो माला रहता है जिसमें ऐसी लगे रहता है ना, या फिर ऐसे जो रहते हैं, ये सब क्या है, ये अबेकस है। ठीक है, इस तरह से उसमें कुछ गोटियां लगे रहते हैं, है ना।
गिन तारे जिसको बोला जाता है, ठीक है। छोटी कक्षाओं में किस तरह शिक्षण प्रभावी होता है, तो गिनती सीखने में, लिखना सीखने में, या फिर वाचन करने में, या फिर हस्तलेखन सीखने में। इसका जो सही आंसर है वो है गिन तारे का उपयोग हमेशा, या फिर अबेकस का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो गणित सीखने के लिए किया जाता है ना। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के गणित मैथ्स पेडागोजी से संबंधित। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा किस तरह से हेल्पफुल रहा आपके लिए, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको टीटी से संबंधित अभी 6 दिनों पे अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयारी किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंस होंगे उन्हीं पॉइंट्स को दिखाया जाएगा, और उसके पश्चात आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती से भी रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स मिलने वाले हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, PDF डेली प्रोवाइड किया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।